हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पीसीटी टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट नंबर 2 का पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें केमिस्ट्री का जो पार्ट है यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस को 3 टीचर्स करवाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस यानी कि 76 to 100 मैं करवाऊंगी। उसके बाद के क्वेश्चन आपको स्वप्निल सर और उपेंद्र सर करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पेपर डिस्कशन। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आप सभी ने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से मेहनत भी की होगी। तो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स रह गई होंगी, डाउट्स रह गए होंगे, हम उन्हें इस डिस्कशन के माध्यम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिशन नीट 2025 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है 76। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन यहाँ पर? फॉर द सेल रिएक्शन, यानी कि देखो सबसे पहले तो टॉपिक आपको पता था ना, इसमें कौन सा टॉपिक आ रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास 11th का चैप्टर और क्लास 12th का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दो चैप्टर्स आपके इस टेस्ट में इंक्लूडेड थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ये बोल रहा है यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, जिसके लिए E0 सेल की वैल्यू 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन पर है। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी कि डेल्टा Rg नॉट फॉर द सेल रिएक्शन इज। अब यहाँ पर फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है आपको, एज वेल एज ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का है और पीवाईक्यू 2019 यानी कि 2019 में क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा भी गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, क्या निकालना है हमें? डेल्टा Rg नॉट की वैल्यू। फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा है, इसके लिए क्या होता है? डेल्टा Rg नॉट माइनस NFE नॉट यहाँ पर सेल। ठीक, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। कैसे पुट करोगे वैल्यू? आपको सब पता है। देखो n यहाँ पर अगर आप देखोगे, n का जो होगा इलेक्ट्रॉन जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन हुआ है वो क्या हो गया? n बराबर 2 हो गया इसके लिए। तो यहाँ पर 2 into फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है डेटा में 96500 into E0 सेल आपको दे रखा है 0.24 वोल्ट। बस इसे क्या करना है? कैलकुलेट कर देना है। माइनस में आएगा आंसर, ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि माइनस वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूले में ही रखी हुई है। तो प्लस वाले तो हटा दो। अब माइनस का या तो 46.32 आएगा या फिर माइनस 23.16 आएगा। देख लो वैल्यूज किलो जूल में है और यहाँ पर क्या आएगा? हमारा आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। क्या आएगा जल्दी से बताओ? -4630 यहाँ पर जो आएगा जूल में आएगा। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो -46.3, ठीक, समथिंग 2, ये आपका किलो जूल में आंसर आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। तो आंसर क्या हो गया? सेकेंड ऑप्शन, माइनस का 46.32 किलो जूल पर मोल। डन, समझ आया पहला क्वेश्चन किस तरह से किया गया है, ये सभी को क्लियर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज बिकॉज। अच्छा, हम सब ने पढ़ रखा है जब आयरन का कोरिजन होता है यानी कि आयरन खराब होता है ड्यू टू कोरिजन, तो कोरिजन से उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। वही यहाँ पर बोला भी गया है। जाहिर सी बात है, जिंक की कोटिंग करी जा रही है तो हम गैल्वेनाइज्ड आयरन बना रहे हैं उसे। बट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अगर हम इसका रिवर्स करें, यानी कि जिंक पर आयरन की कोटिंग करें, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक, अब अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो वहां पर उनके जो वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप देखोगे जिंक की वैल्यू हाईएस्ट है, ठीक, आयरन की वैल्यू लोएस्ट है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो आंसर क्या हो गया? ये कह रहा है जिंक इज लाइटर देन आयरन, नो। सेकेंड वन कह रहा है जिंक हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन आयरन, दिस इज नॉट द रीजन। जिंक हैज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, या जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन।
क्या होगा, लोअर है इस वजह से या यहाँ पर कहें हाइयर है इस वजह से, तो आंसर आपका हो जाएगा हाइयर है। ठीक है, क्या है, हाइयर है, पॉजिटिव में है। कितना होता है जल्दी से बताओ यहाँ पर, अगर हम जिंक के लिए बात कर रहे हैं तो जिंक के लिए कितना होता है, अगर हम जिंक के लिए बात करें, जल्दी से कमेंट करो, जिंक के लिए होता है प्लस का 0.76 वोल्ट। अगर हम आयरन की से लिए इसी तरह बात करेंगे तो आयरन का माइनस में 0.44 वोल्ट होगा। ठीक है, तो देख लो हाइयर है ना, समझ आया। तो जिंक हैज हाइयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, बिकॉज दिस इज द रीजन हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स प्रोसेस में नहीं कर पाते हैं, तो हम जिंक पर आयरन की कोटिंग नहीं कर पाते हैं, दिस इज द रीजन। समझ आया, ये भी PYQ है, 2019 में पूछा गया था नीट के पेपर में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इफ द E0 सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, यानी कि E0 सेल की वैल्यू क्या दे रखी है, किसी रिएक्शन में नेगेटिव दे रखी है। लेट सपोज which of the following give the correct relationship for the values of delta G0, यानी कि डेल्टा G0 की वैल्यू देन क्या होगी और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। अगर हम इनके बीच का करेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ले तो हमें इनके साइंस भी पता चल जाएंगे कि ये नेगेटिव होंगे, जीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे। ये क्वेश्चन PYQ है, 2 बार आया है, 2011 में भी, 2016 में भी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, डेल्टा G0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो -NFE, ये पढ़ा था। ठीक, अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है अगर हम बात करें। ठीक, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बोला क्या है ये निगेटिव, हमें ये कंडीशन दे दी है कि ये निगेटिव है। अब ये निगेटिव है तो ये वैल्यू भी निगेटिव होगी, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मींस डेल्टा G0 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से कम हुई तो निगेटिव हो जाएगी, तो 0 से बड़ी देखो 2 केस में, ये और ये, तो बाकी के थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन यहां से कट गए। ठीक है, अब देखो 0 से बड़ी बोल रहा है ना, तो यहां तो छोटी हो जाएगी, थर्ड फोर्थ कट गए, अब बचा 1 and 2। अब हमें के इक्विलिब्रियम का भी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेल्टा G0 इक्वल्स टू -nRT, और क्या हो जाता है अगर हम बात करें लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम। अब बताओ, अब यहां से फाइंड आउट कर सकते हो ना, ये यहां पर इसकी वैल्यू अब पता है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस हिसाब से के निगेटिव हम क्या रखें, के निगेटिव रखें, के इक्विलिब्रियम निगेटिव हो जाए, निगेटिव निगेटिव देन पॉजिटिव इक्वेशन बन पाएगी ना ये, तो ये निगेटिव होना चाहिए, यानी कि लेसर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारा यहाँ पर देखो के के लिए 1 से कम वैल्यू ही दे रखी है, तो कम यानी कि लेसर देन 1। ठीक, तो यानी कि अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, यही हमारा राइट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ आया, 2 फॉर्मूले का यूज करके हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है विद इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 into 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर 1 at 298 केल्विन इज। ये भी PYQ है, देखो लगातार PYQ की क्वेश्चन है, तो कैसे प्रैक्टिस हो जा रही है हमारी PYQ क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 298 केल्विन पर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे, फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका भी। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी होता है, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो अब क्या करना है, वैल्यूज रख दो। ये दे रखा है आपको
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी अगर देखोगे कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है। मोलैरिटी कितनी है 0.5। जस्ट कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर बन रहा होगा 11.52 समथिंग। ठीक है, 11.52 से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वही राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 11.52 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और स्टेटमेंट्स किस पर डिपेंडेंट है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई सेल और डेल्टा आरजी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, किसी सेल के रिएक्शन में वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ई सेल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव। ठीक, और डेल्टा आरजी की बात करें तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कैसी, एक्सटेंसिव। समझ आया, क्लियर है? तो यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन है जो हमें राइट आंसर की तरफ ले जा रहा है। ई सेल और डेल्टा आरजी ऑफ अ सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव, गलत। सेकेंड कह रहा है ई सेल एंड डेल्टा आरजी ऑफ द सेल रिएक्शन बोथ आर इंटेंसिव, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड कह रहा है ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और डेल्टा आरजी कह रहा है यहाँ पर कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट है। फोर्थ देख लें तो फोर्थ में जस्ट अपोजिट बोल दिया है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कन्वर्जन्स दे रखे हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ H2O है, 1 मोल ऑफ मैग्नीट आयन है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम है। ठीक, उनका कन्वर्जन हो रहा है। अब उसी के जस्ट सामने आपको नंबर ऑफ फेराडेज दे रखे हैं कि कितने रिक्वायर्ड होंगे फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक है, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 या 5 होंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एज वेल एज रिसेंटली 2024 PYQ भी है। ये नीट 2024 में भी पूछा गया था। ठीक है, क्लियर। चलो अब फर्स्ट वाले को देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो बहुत लेंदी लग रहा है कि इसको सॉल्व करने में ही कम से कम 3 मिनट चला जाएगा या 2 मिनट चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले 1 या 2 सॉल्व करेंगे और देखेंगे जिससे हमारी मैचिंग सीक्वेंस मैच हो रहा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बट जो भी 2 सॉल्व करेंगे वो सही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें, 1 मोल ऑफ H2O2O2, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O2O2। अब देखो यहां पर अगर हम कन्वर्ट करें इसे तो ये 4OH माइनस से कन्वर्ट होगा और बनाएगा क्या, 2H2O प्लस होगा। ठीक, अब देखो यहां पर 2 मोल ऑफ H2O बन रहे हैं, 2 मोल ऑफ H2O बन रहे हैं। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस, 2 मोल ऑफ H2O है ये। अब 2 मोल ऑफ H2O को बनाने के लिए कितनी फेराडे रिक्वायर्ड हुए हैं, 2 मोल H2O के लिए 4 फेराडे। ठीक है, 4 फेराडे रिक्वायर्ड हुए हैं। तो यहां पर अगर हम 1 मोल H2O की बात करेंगे 1 मोल के लिए तो जस्ट 4F/2 यानी कि 2 फेराडे। अब देखो मैचिंग में जाओ तो इसके लिए 2 फेराडे कहाँ है, यानी कि A का सेकेंड देखो किसमें है, सिर्फ 2 ही सीक्वेंस ऐसे हैं, यानी कि सेकेंड और फोर्थ ही हमारा आंसर बन सकता है। बी को देखते हैं, बी से हमारा आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2Mn प्लस 2। अब देखो 1 मोल ऑफ, ये क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस से Mn प्लस 2, यहां पर प्लस 7 हो गई, यहां पर प्लस 2 हो गई।
ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है, निकाल कर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो गई 1 हो गई। अब अगर हम 1 मोल MnO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 फेराडे रिक्वायर्ड होंगे। डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 फेराडे यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। आप क्वेश्चन देखो, B के लिए 5 कहाँ पर है, 4th है, यानी कि B का 4th इन दोनों में से किसके पास है, 4th के पास। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 82 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड के लिए दे रखा है at 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.0120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल containing the solution at 25 degree Celsius is 60 ohm. Clear? अब ये कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट, यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये भी PYQ है, 2023 नीट में ये पूछा गया है और NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डेटा मॉडिफाइड हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली 2023 नीट में पूछा गया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सेल कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पर K की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.210। ठीक, ये दे रखी है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, K इज इक्वल्स टू 1/R इंटू 1/A। ठीक, अब 1/A हमें निकालना क्या है, अगर हम इस तरह से इसे लिखें 1/A इंटू K/R। ठीक, K इंटू R, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/A इज इक्वल्स टू K इंटू R कप्पा। क्लियर? अब यहां से वैल्यूज निकालना है। देखो ये आपको दे रखा है, R भी दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो। ये आपको कितना देखा है 0.0210 इनटू R कितना देख रखा है रेजिस्टेंस की, अगर हम वैल्यू की बात करें यहाँ पर 60 ओम। ठीक, 60 ओम, वो देखो उधर 60 ओम दे रखा है। तो आंसर यहाँ से कितना बन जाएगा, आंसर कैलकुलेट करो, यहाँ पर आ जाएगा 1.26 समथिंग, 1.26। ठीक है, 60 दूनी 120 समथिंग, तो 126 समथिंग सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम +2 Ag, जहां पर इसकी यहाँ पर मोलैरिटी दे रखी है Mg+2 बना, इसकी भी दे रखी है। अब बोल रहे हैं if E0 cell for the above mentioned cell is 3.17 volt, यानी कि E0 ऑफ द सेल जो दे रखी है वैल्यू, वो दे रखी है 3.17 इस सेल के लिए। तो कह रहा है कि ई सेल वैल्यू क्या होगी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो ब्लॉक होता है आपका, पिंक कलर के ब्लॉक बने होते हैं, वहां क्वेश्चन ये दे रखा है। कैसे करोगे, ई सेल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, E0 सेल माइनस 0.0591 है ना, अपॉन n 0.0591 अपॉन n। तो अगर n आप देख सकते हो तो यही डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करते जाए हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और लॉग यहाँ पर मैग्नीशियम +2 हो जाएगा अपॉन सिल्वर +2। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दो। E0 सेल की भी वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा, ये एक प्लस होगा, ये बाहर आएगा 2। ठीक, अब समझ आया। चलो अब E0 सेल की वैल्यू 3.17 दे रखी है, माइनस 0.0591 अपॉन में 2, मैग्नीशियम +2 के लिए देखोगे तो 0.13। ठीक है, लॉग 0.130 अपॉन सिल्वर के लिए अगर देखोगे क्या दे रखा है यहाँ पर 0.001। सॉल्व कर लो इसे, यही इक्वेशन बनेगी और यहां से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू आपको मिलेगी 2.95 समथिंग, 2.9 समथिंग आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2.96 वोल्ट ई सेल की वैल्यू। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। ये बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ
0.01028 mole liter inverse acetic acid is 4.95 into 10 to the power -5 दे रखी है. If for acetic acid is 390.5 centimeter Siemens centimeter square mole inverse, its dissociation constant value will be अल्फा पूछा जा रहा है. क्या पूछा जा रहा है आपसे? यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा जा रहा है. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे? K दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और अगर हम यहाँ पर बात करें आपको मोलर कंडक्टिविटी भी दे रखी है. कैसे फाइंड आउट करोगे? अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीधे सीधे K अपॉन K इंटू 100 होता है, तो K कितना दे रखा है? आपको K दे रखा है 4.95 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी दे जाती है. कितनी है यहाँ पर? अगर देखो 0.018. ठीक है, 0.001028 कंडक्टिविटी. ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 48.5 समथिंग आपको वैल्यू यहाँ पर इसकी मिलेगी. ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या करना है आपको? K फाइंड आउट करना है. K के लिए क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. C पता है, C रख दो, वैल्यू क्या है? 0.0 ऊपर दे रखी थी 1028. ठीक, अल्फा अभी आपने निकाला है 48.15. स्क्वायर कर दो इसका 1 माइनस 48.15. ठीक, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो यहाँ पर वैल्यूज रख दी. अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस, सबसे पहले तो अल्फा निकालोगे ना. अल्फा कहाँ दे रखा है? हमें अल्फा निकालना पड़ेगा. अल्फा पहले निकालना पड़ेगा. ये वैल्यू तो हमारी अगर देखें कंडक्टिविटी की आई है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे? इसे पहले इरेज करो. ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये तो कंडक्टिविटी की है. ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे? अल्फा निकालोगे. उसके लिए फॉर्मूला एनसीईआरटी में आपने पढ़ रखा है. अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली. कितनी है ये? 48.15. ठीक, अपॉन में इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे क्वेश्चन में 390 समथिंग. कितनी दे रखी है? 390. ठीक, अब यहाँ पर 390 से 0.5 डिवाइड कर दो. अल्फा की वैल्यू आपको पता चल जाएगी. अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.1233. ठीक है, ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल रही होगी. अब इसके बाद आप निकाल सकते हो वही K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक, अब देखो C की वैल्यू ऑलरेडी रखिए 001028 इंटू अल्फा आपको दे रखा है 0.1233 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1233 का. यहाँ पर स्क्वायर है नहीं तो एज इट इज रख दो. ये आ जाएगा आपका वैल्यू. K की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो. K की वैल्यू समथिंग आपकी 1.78 बनेगी. ऑप्शन में देखो 1.78 इंटू 10 टू द पावर -5. यही आपका राइट आंसर है. ठीक, 3 स्टेप में जाकर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 85 नंबर का क्वेश्चन. 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शन. ये रिएक्शन आपको दे रखी है जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है. E0 सेल की वैल्यू 0.46 वोल्ट दे रखी है. यहाँ पर एनसीईआरटी ब्लॉक का ये एग्जाम्पल है, डेटा मॉडिफाइड हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? देखो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है. क्या पूछा गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है E0 सेल की अगर हम बात करें. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.591 अपॉन n log Kc. ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना. 0.0591 अपॉन Kc. अब फॉर्मूले में रख दो. देखो यहाँ पर n की वैल्यू पहले तो कैलकुलेट कर लो. n की वैल्यू क्या कैलकुलेट करोगे? 2 आ जाएगी. n की वैल्यू तो 2 आएगी. और E0 सेल आपको क्या दे रखा है? 0.46 दे रखा है. 0.0591 अपॉन 2 log Kc. Kc ही हमें फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे? ये बन जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 0.46 डिवाइड बाय 0.0591
इज इक्वल्स टू log KC। क्या आ जाएगा? log KC। इससे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 15 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू बनेगी, ठीक है। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय दिस करोगे तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 15.59 समथिंग, जिसे हम 15.6 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू log KC। अब यहाँ पर KC की वैल्यू ले जाओगे, log इधर ले जाओगे तो ये वाली जो हमारी नंबर है ये पावर में चली जाएगी, यानी 10 to the power 15 वाला आंसर राइट होगा, यानी कि यही आंसर मिल रहा है। log 6 की अगर बात करें तो होता है 3.92, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि KC की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम प्योर एंड मोल्टेन Al2O3। ठीक है, Al2O3 है जो कि प्योर और मोल्टेन है, तो हमें कितनी मतलब 50 ग्राम एल्यूमिनियम को पाने के लिए कितनी कूलम्ब ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपसे पूछा गया F। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले अगर आप बात करो तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन लिखोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, इनटू आपका फेराडे वैल्यू आ जाएगी, एन इनटू ई होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फेराडे की वैल्यू रख दो 96,500 यानी कि 96500 इनटू कितनी चाहिए 50 ग्राम चाहिए, अपॉन में 27 लिख दो। फाइंड आउट करो इसे, कैसे फाइंड आउट करोगे इसका आंसर? इसे कैलकुलेट करो तो आपका बनेगा 553611 कूलम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। क्लियर, समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम व्हिच कांट बी जीरो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मॉडिफाइड एक्सरसाइज। अब ये कह रहा है कि कौन है जो जीरो नहीं हो सकता है, कांट बी जीरो। ई सेल, डेल्टा जी नॉट सेल, डेल्टा जी सेल, बोथ 1 इंटू या फिर जी नॉट सेल, कौन जीरो नहीं हो सकता है? अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखोगे तो अगर हम बात करें तो जी नॉट जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ये सब जीरो हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है और बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है एज वेल एज इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल दे रखा है उसमें H2 इज अ कैथोड एंड कॉपर इज अ एनोड, इज इट ट्रू? उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है ऑक्सीडेशन अकर्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन अकर्स एट H2 इलेक्ट्रोड। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है H2 इज एनोड एंड Cu इज कैथोड। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? ट्रू पूछा जा रहा है, तो ट्रू क्या होगा? H2 एनोड का काम करता है और कॉपर कैथोड का काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेल पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10। pH 10 पर हाइड्रोजन का सेल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है जिसके लिए pH क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? E आपको निकालना है। यहाँ पर E देखो इज इक्वल्स टू यहाँ करोगे माइनस का 0.0591, यहां तक तो पता है। फिर pH आपको देखना है, pH 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको दे रखी है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 0.0591 इंटू 10 कर दो, जो कि वैल्यू आपको दे रखी है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 0.059। ठीक है, यहां पर आंसर आपका क्या बन जाएगा? 0.0 की जगह यहां पर 59 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। आंसर क्या हो जाएगा फिर? माइनस में 0.59। ठीक, प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा, इस वजह से ये कट गया। यहाँ पर ये 0 नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 89 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलो 90 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम
फ्रॉम मोल्टेन AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड मोल्टेन है, जिससे हमें 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए। अब देखो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्योर, यहाँ पर एल्यूमिनियम हमें मेटल मिल रही है। तो यानी कि 3 मोल के लिए अगर हम देखें तो 3 मोल के लिए कितनी 3 फैराडे रिक्वायर्ड होगी सिंपली। तो आंसर क्या हो गया 3 फैराडे। आंसर क्या हो गया 3 फैराडे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट 91, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एट इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर इक्वल पास कर रहे हैं तब क्या होगा। एनसीईआरटी ब्लॉक मॉडिफाइड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ क्या करना है, हमें पता है सिंपल सा फॉर्मूला W = ZIT, यानी कि यहाँ पर E भी लिख सकते हैं। अब I × T को यहाँ पर अगर हम 1 कर दें तो W = Z हो जाएगा। सिंपली कितना हो जाएगा W = Z, यानी कि 1 कूलम। कितना हो जाएगा 1 कूलम। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। 91 का 3rd इज द राइट। नेक्स्ट 92 कह रहा है द EMF ऑफ द सेल इन्वॉल्विंग फॉलोइंग चेंज। यहाँ पर एक सेल रिएक्शन दे रखी है जिसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसके लिए E की वैल्यू यहाँ पर है 0.510 वोल्ट। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल आपको पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आप सभी को पता है। अगर E सेल यहाँ पर निकाल रहे हैं, E0 सेल की वैल्यू भी आपको दे रखी है, तो E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 0.0591 अपॉन N, और लॉग होता है तो लॉग में ऊपर कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। लॉग जिंक अपॉन में Ag है ना, नहीं निकिल है, निकिल। ठीक, यहाँ पर +2। क्लियर। तो अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, निकिल की दे रखी है, यहाँ पर जिंक की दे रखी है, ये 2 to 1 हो जाएगा, यानी कि log 1 की वैल्यू पुट कर दोगे, ये आ जाएगा n, इसके लिए अगर देखोगे तो 2 हो जाएगा। सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा 0.510, ये आंसर आपको मिलेगा, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 93 का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी सेल रिएक्शन जिसके लिए E0 Cu+2, Cu की वैल्यू दे रखी है +0.34 वोल्ट, और जिंक के लिए -0.76 वोल्ट दे रखी है। अब बोला जा रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो उसे भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। रिएक्शन आपको दे रखी है कॉपर की भी और इधर जिंक की भी दे रखी है। जब आप सेम वही फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव में मिलेगा। क्या होगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको सेम उसी इक्वेशन से ही सॉल्व करना है, इसलिए फॉर्मूला ये देख सकते हो। डन। चलो नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखो तो यहाँ पर बोल रहा है मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती है। ठीक, तो ये तो राइट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है, वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ, तो ये भी सही है। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज सीमेन सेंटीमीटर पर मोल। ठीक, ये भी सही है, यूनिट मोलर कंडक्टेंस की यही होती है। तो यानी कि ये सारे तो सही है, यानी कि आंसर तो नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो 4th वन हमारा आंसर होगा। पढ़े इसे, क्या होगा यहाँ पर, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो H2 है वो एनोड पर लिबरेट होती है और कॉपर कैथोड पर लिबरेट होता है। ये गलत है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि 95 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑन 1 ग्राम ऑफ आयन ऑफ N3-। ठीक है, इस पर इसके 1 ग्राम पर चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो आप सभी को पता है 3 दे रखा है, इनटू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻19, एक के लिए इतना तो 3 के लिए कैलकुलेट कर दो।
अब 1 ग्राम के लिए चाहिए और ऊपर से क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज इन कूलम्ब, ठीक है। तो यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एटम की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कर लो। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग 2.89 बनेगा इंटू 10 टू द पावर 5, माइनस कर लो इसे, ठीक है, 5 समथिंग यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर है, 95 का सेकेंड आंसर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट, ऑफ सिल्वर इज 0.80, माइनस में है। तो कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। वही फॉर्मूला लगेगा, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 0.059 अपॉन एन, और लॉग में क्या आ जाएगा यहाँ पर Zn और Cu रख दिया जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की क्या दे रखी है 0.25 अपॉन में ये 0.1, एन की वैल्यू 2 रख दो, ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 0.76, ठीक है। इन सब की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.76। तो क्या आएगा आंसर, कैलकुलेट करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। सेम इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से लगेगा, ठीक है। वैल्यू भी पुट कर दी है, कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1.5187 वोल्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है 97 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर ये कह रहा है गिवन दैट ई नॉट Fe3 से, ये Fe3 प्लस से Fe इस तरह से है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसकी वैल्यू माइनस 0.036 वोल्ट दे रखा है, और सेम Fe2 प्लस से Fe की वैल्यू दे रखा है माइनस 0.439 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज, यहाँ पर इस चेंज के लिए वैल्यू क्या होगी, एनसीईआरटी का मॉडिफाइड क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, यहाँ पर 3 इक्वेशन बनेगी। सबसे पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे यहाँ पर जो बनेगी वो क्या बनेगी, Fe3 प्लस है ना, यहाँ पर Fe मिला, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 की अगर बात करो तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये Fe नॉर्मल, ठीक, ये दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन आपको ये दे रखी है Fe3 प्लस और Fe2 प्लस में ये कन्वर्ट हुआ। ये 3 इक्वेशन बनी है। सबसे पहले तो ये 3 इक्वेशन समझ में आई, जिनके लिए E1 E2 क्या दे रखा है, इसके लिए E1 दे रखा है आपको माइनस का 0.439 वोल्ट, और E2 दे रखा है इसके लिए कितना है, यहाँ पर 0.36 दे रखा है, 0.036 वोल्ट, और यहाँ पर 0.439 वोल्ट दे रखा है। इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है E3 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। E3 आपको फाइंड आउट करना है, समझ आया। अब देखो E3 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो इसमें देखो फॉर्मूला आप सभी को पता है, इनके सबके सामने E1 E2 और E3 ये फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। अब करोगे क्या, यहाँ पर फॉर्मूला आप सभी को पता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस Fe, ठीक, ये सिंपल फॉर्मूला है। अब इसको 3 इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, डेल्टा जी यहाँ पर 3 नॉट, ठीक है। 3 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का NF और E नॉट 3, ये बना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके लिए बनेगा। अब देखो 3 के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा जी नॉट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट 2 माइनस डेल्टा जी यहाँ पर नॉट 1, ये बनेगा ना, ठीक है। 1 and 2 माइनस कर देना है, यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है G3 के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस NFE नॉट 3
इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट 1 माइनस यहाँ पर एन, ये माइनस है तो ये माइनस एज इट इज पड़ा रहने दो, एफ ई नॉट 2। फॉर्मूला समझ में आया अभी तक का? इतना क्लियर है? अब देखो ये अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा एट द एंड में। यहां पर इसे और सॉल्व कर लो, देन हम वैल्यू पुट करेंगे। जब आप इसे और सॉल्व करोगे तो ये जो E3 है, E3 नॉट, ये तो कॉमन निकल के कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है, ठीक। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3E1 नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3E1 नॉट माइनस, ठीक है, माइनस करोगे तो 2E, उसके लिए 2 थी तो 2E2 नॉट बन गई, ठीक। अब सिंपल क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू E1 नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.036 वोल्ट, 0.036 वोल्ट, वो भी माइनस में दे रखी है, ठीक। माइनस 2 इंटू E2 की वैल्यू क्या दे रखी है? E2 की वैल्यू है 0.39, ये माइनस में ही है वैल्यू ये भी, तो 0.439 रख दो यहाँ पर, 0.439। अब इसे कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E3, ठीक। तो यहाँ पर E3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी एट द एंड में 0.77 समथिंग वोल्ट। देखो ऑप्शन में क्या यही आ रहा है 0.77, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। यानी कि कुछ नहीं, तीनों जो सेल रिएक्शन दे रखी है उनको क्या किया, इक्वेशन बनाई, E1 E2 की वैल्यू दे रखी है, E3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब E3 फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, डेल्टा G का फॉर्मूला ये लगाया, सेम फॉर्मूला N और F, यहाँ पर F कॉमन ले लिया, कट गया। अब अगर n की बात करें तो यहाँ पर n क्या है, वैल्यू दे रखी है n की 3, इसके लिए 2 फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर क्या बन गया हमारे लिए 0.7, यहाँ के लिए n 1 था, ठीक है, क्लियर। चलो तो यानी कि आंसर क्या हो गया फिर इसका, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current। NCERT एक्सरसाइज मॉडिफाइड क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो आप सभी पढ़ते आए हो फॉर्मूला EIT, W इज इक्वल्स टू EIT अपॉन में यहाँ पर F, यानी कि फैराडे, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। W आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि पूछा गया है कि यहाँ पर डाइल्यूट NaCl के लिए यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। तो W कैसे फाइंड आउट होगा, W फाइंड आउट होगा अगर हम यहाँ पर देखें 98 है ना, ये क्वेश्चन आधा नहीं लग रहा है। देखो ये क्वेश्चन क्या होगा ना, द टाइम पीरियड, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl वाज कैरीड आउट बाय पासिंग 10 मिलीएम्पियर, ठीक, करंट। उसके बाद आ जाएगा द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट, ठीक, द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 22.4 ml एट STP, क्वेश्चन पहले पूरा लिखना है, ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन गैस। फिर आ जाएगा यहाँ पर एट द कैथोड इज, ठीक। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर W देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है, अब कैसे, सबसे पहले देखो N इज इक्वल्स टू W अपॉन M वाला फॉर्मूला लगेगा, और 20 यहाँ पर क्या दे रखा है 224 ml एट STP दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करोगे 224 इंटू 10⁻³ अपॉन में 22.4, यहाँ से आ जाएगा आपका जो वैल्यू आएगी 0.01। आप इस वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे तो W आपको मिल जाएगा फॉर H2, कितना मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा, ठीक, इतना मिल गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, T हमें फाइंड आउट करना है, टाइम बोल रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 हो जाएगा, I कितना है 10 मिली एम्पियर है इंटू 10⁻³
अपॉन में 96500, ठीक, ये 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करोगे अब यहां पर जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 0.02, क्लियर है, ठीक है। 10 × 10⁻³ e हो जाएगा आपका 1। उसके बाद जो फॉर्मूला आप यहाँ पर t के लिए फाइंड आउट करोगे, तो t के लिए क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा 0.02 × 96500 अपॉन में आ जाएगा 1 × 10⁻³ ठीक। इसे सॉल्व करो, ये ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर 96 समथिंग बनेगा, 19.3 समथिंग, और आपका आंसर बनेगा 10⁴, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है E1, E2 एंड E3 आर दीज EMF ऑफ वैल्यूज ऑफ 3 गैल्वेनिक सेल्स रेस्पेक्टिवली। इन 3 गैल्वेनिक सेल के लिए E1, E2, E3 की वैल्यूज आपको क्या करना है, दे रखी है, तो वैल्यूज आपको बतानी है कौन ग्रेटर होगा। फॉर्मूला वही होगा आपका सेम। अगर हम फर्स्ट वन के लिए देखें, ठीक है, फर्स्ट वन के लिए देखें तो E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लग जाएगा, ठीक है, अपॉन n लॉग। अगर फर्स्ट के लिए देखोगे तो Zn प्लस 2 अपॉन में यहाँ पर कॉपर प्लस 2, ठीक। फर्स्ट के लिए फाइंड आउट कर लो। जब आप फर्स्ट के लिए फाइंड आउट करोगे तो इसके लिए 1 हो जाएगा और इसके लिए 0.1 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, ठीक। तो यहाँ पर इसके बाद ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.1, इसे सॉल्व करोगे n इसके लिए 2 हो जाएगा, n इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। तो अब इसी तरह दूसरे के लिए यही वैल्यू दूसरे के लिए रखो, यहाँ पर सेम यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर दूसरे के लिए यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। थर्ड वाले के लिए भी सेम वही वैल्यू रखो, यहाँ 0.1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपको कुछ कैलकुलेटिव वैल्यूज मिलेंगी। जब वो कैलकुलेटिव वैल्यूज मिलेंगी तो E3 की वैल्यू ज्यादा होगी, फिर E2 की होगी, देन E1 की होगी। ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो वैल्यूज ऑफ तीनों गैल्वेनिक सेल की जो वैल्यूज आएगी उसके बाद आप कंपेयर करोगे तो E3 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1। तो ये सीक्वेंस आपको मिलेगा, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको मिलेगा। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज आप पुट कर दोगे तब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अभी हम लोग पढ़कर आए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस की क्या होती है, देखो ओम इनवर्स भी होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक। एक तो यूनिट ये होती है मोलर कंडक्टेंस की। दूसरी अगर हम बात करें सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल, ठीक, ये भी होती है। तीसरी अगर हम बात करें तो महो इनवर्स, ठीक है, महो सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन में मोल, ये तीनों ही वैल्यू होती है। और ये तीनों वैल्यू हमारे ऑप्शन में दे रखी है। इट मींस ऑल ऑफ दीज आर द राइट ऑप्शंस, ठीक है। चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि 76 से 100 तक का जो डिस्कशन था वो यहाँ पर डन होता है। आफ्टर दैट जो उसके बाद के क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे टीचर्स करवाएंगे, यानी कि स्वप्निल सर और उपेंद्र सर करवाएंगे। तो ऐसे करके आपके टोटल 75 क्वेश्चंस का पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच। बच्चों नमस्कार। तो आपका पीसीटी का डिस्कशन 76 to 100 रिस्पेक्टेड मैम ने किया, इसके बाद 101 to 125 तक मैं करूंगा, उसके बाद रिस्पेक्टेड उपेंद्र सर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101 जो आपके सामने है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेवलेंथ ऑफ अ बॉल आपसे पूछ रहा है जिसका मास 0.1 kg है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही इसका जिक्र होता है हम लेमडा बराबर H/P की बात हमेशा करते हैं। तो लेमडा बराबर H/P डी ब्रोगली सर की हाइपोथेसिस है, और इसको अगर फर्दर हम P बराबर mv से रिप्रेजेंट करें तो लेमडा बराबर H/mv होता है, ठीक है। तो अब यहां पर H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, यहां पर अगर हम ये लिखते हैं तो m कितना है
0.1 इंटू 10 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 आ जाएगा मीटर। तो यहां पर लेमडा की जो वैल्यू है वो h के बराबर हो जा रही है, ठीक है ना। तो इसका लिए ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। बहुत ही सिंपल सवाल था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे बेस्ड था और इसका सीधे सीधे आंसर आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। कह रहा था एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He2+, तो Z बराबर 2 हो गया और N बराबर 1 हो गया, ये आपको मेंशन है सवाल में। अब एनर्जी की बात कर रहा है, तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 Z² अपॉन N² एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं, ये आ जाती है जूल में, ठीक। तो अब माइनस का 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2.18 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -18, तो -2.18 इंटू 4 अगर दिया है तो माइनस का 8.72 इंटू 10 टू द पावर -18, ये आ जाएगा आपका जूल में आंसर एनर्जी का। देख लीजिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है, सिंपल एक्सप्रेशन एनर्जी के लिए, और अगर यहां पे जूल में दिया है तो हमने ये लगाया है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया होता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम सब लोग जानते हैं माइनस का 13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पे जो है सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 102 में, सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 103, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 3। n बराबर 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात अगर हम करते हैं तो n बराबर 3 जो है, यहां पर हम इसके लिए n² कर देते हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 9। और आप एक तरीका और है करने का, अगर आप देखते हो तो 3 बराबर n बराबर 3 के लिए हम 3s जानते हैं, 3p जानते हैं, 3d जानते हैं। s में एक ऑर्बिटल, p में आ गए px py pz और d में 5, तो टोटल अगर हम जोड़ दें तो 9 आ जाता है सम, है ना। तो यहां पे पहला ऑप्शन हो जाएगा 103 का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपके सामने एक्सप्रेशन आ गई, क्वेश्चन आ गया 104। कह रहा है द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम, एनसीईआरटी ब्लॉक का सवाल है भैया। तो वेव नंबर की बात कर रहा है, ये क्या होता है 1/λ होता है। तो वेव नंबर जो होता है वो 1/λ होता है, तो ये हो गया 1/5800 इंटू 10 टू द पावर -10। अब हमने इसको लिया 1/58 इंटू 10 टू द पावर -8। अब ये ऊपर गया 10 टू द पावर 8/58 हो गया, ये हो गया 100/58 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है ना। तो 100/58 यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब आप इसको देख लीजिए, तो 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स आता है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो, यहां पर थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग 104 में जा रहे हैं। बहुत सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी की ब्लॉक के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर रहे हैं, बामर सीरीज बिलोंग्स टू विच स्पेक्ट्रल रीजन। तो हम लोग सब जानते हैं एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, लाइमन सीरीज यूवी रीजन से बिलोंग करती है, बामर सीरीज जो है वो विजिबल से करती है, और पास्चन सीरीज जो होती है वो इंफ्रारेड से करती है। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा बामर की बात कर रहा है तो बामर विजिबल में जाती है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 105 में। बहुत ही सिंपल सवाल हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 106, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल L बराबर 3 N बराबर 4। तो L बराबर 3 अगर है तो ये F की बात कर रहा है, तो 4F की बात है, क्योंकि N बराबर
n बराबर भी कितना दिया है, 4 दिया है, n बराबर भी 4 दिया है, तो 4f हो गया यहां पर। तो 4f जैसे ही हो गया है, अब हम लोग यहां पे देख सकते हैं 4f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, तो सब लोग जानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब इसको एक काम और हम लोग कर सकते थे, 2 इंटू 2l प्लस 1 से भी कर सकते थे, 2 टाइम्स 2 और ये कितना आ गया, l की जगह 3 प्लस 1, तो 7 इंटू 2 14 के साथ हम लोग चले गए हैं। यहां पर 106 का पहला आंसर हो जाएगा। 106 का आंसर क्या होगा, पहला, फर्स्ट विल बी द आंसर फॉर 106। ठीक है, 107 की बात करना है, द एनर्जीज, एक मिनट, हाँ इसका यही आया ना, इससे पहले वाला हो गया था, ठीक है। 107, द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन, आपको एनर्जी दी हुई है, द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ λ1 एंड λ2 विल बी। तो अगर हम जानते हैं E बराबर hc अपॉन लैम्डा, E1 बाई E2 बराबर, अगर यहां से देखेंगे तो λ2 बाई λ1 है ना, तो आप यहां से देख सकते हो, अगर मैं λ2 बाई λ1 रखता हूं तो ये हो जाएगा E1 बाई E2, तो ये हो गया λ2 बाई λ1 बराबर E1 बाई E2, 25/50। तो ये λ2 बाई λ1 क्या हो गया बेटा, 1/2, तो λ1 बराबर 2 λ2 आ रहा है, λ1 बराबर 2 λ2 निकल के आता है। आप इसको देख सकते हो क्वेश्चन 107 में, ठीक है, λ1 बराबर 2 λ2 निकल के आ रहा है। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग 107 में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में। डी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, तो डी के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू होती है h/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l टाइम्स l प्लस 1। अब d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, सब लोग जानते हो, तो आइए रख दीजिए 2 टाइम्स 2 प्लस 1 √6h अपॉन 2 पाई, √6h अपॉन 2 पाई। फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है। हाईएस्ट एनर्जी बता रहा है कौन होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी। तो एनर्जी एक्सप्रेशन n प्लस एल से रिप्रेजेंट होती है, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए एनर्जी ज्यादा। तो यहां पर n प्लस एल अगर हम देखेंगे तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 0 से 3 है, 3 प्लस 1 से 4 है, 3 प्लस 2 से 5 है, 4 प्लस 0 से 4 है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी 5 के लिए आ रही है, और लोवेस्ट पूछता तो पहला है। तो यहां पे आपसे क्या पूछ रहा था, हाईएस्ट एनर्जी। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 110, विच हैज ऑफ द फॉलोइंग नो रेडियल नोट्स। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। तो 2p अगर हम देखेंगे तो n बराबर 2, l बराबर 1, तो n माइनस एल माइनस 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये 0 हो गया। अगर 1s की बात करते हैं तो n बराबर 1, l बराबर 0, तो n माइनस एल माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1 बराबर 0। 3d के लिए हम बात करते हैं, n बराबर 3, l बराबर 2 और 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0। ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 110 में। 110 में ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे, आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए 111, एन ऑर्बिटल कैन हैव द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, द रूल इज। तो देखिए, अगर हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहा जाता है कि स्पिनिंग में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया था किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें जो था स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ की वैल्यू दे रहा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के आधार पे, अपोज है ना, स्पिनिंग के आधार पे। स्पिनिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता भी था वो, तो वो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित बात कर रहा है, ठीक है। तो पॉली प्रिंसिपल यहां पे हो जाएगा।
हुंड्स रूल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हुंड्स ने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की बात करी थी किसी भी ऑर्बिटल में, कहा था कि जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? सेकंड ऑप्शन के साथ। 112 की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लोवेस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइए देख लेते हैं। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन 3s2 3p3। तो p में इलेक्ट्रॉन भरी है तो 3 आ जाएंगे, n बराबर 3 आ गए। Fe में आइए, आर्गन 4s2 3d6। 1 2 3 4 5 6, n बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। जिंक की बात करिए, आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, तो आप इसमें देखिए सारे के सारे डी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें n बराबर 0, तो मिनिमम इसी में है। और क्रोमियम में तो सबसे ज्यादा हो जाएंगे, 4s1 3d5 है, 6 हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मिनिमम पूछा है, लोवेस्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ 112 में हम लोग जाने वाले हैं। आगे चलते हैं। 113 क्या कह रहा है? क्वांटम नंबर का सेट दिया है, कह रहा है कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है? तो ये n बराबर 3 और l बराबर 0, 3s की बात कर रहा है, पॉसिबल होता है 2d। n बराबर 2 और l बराबर 2, तो 2d होना चाहिए। क्या 2d होता है? नहीं होता है। अगर हम देख रहे हैं इसको, क्या ये 4f होता है? बिल्कुल होता है। अब यहां पे देखिए, ये 1s तो है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर l बराबर 0 है और m बराबर हम पढ़ते हैं -l2 + l, तो m बराबर भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, अगर l 0 है ना। अब यहां पे देखिए ध्यान से, l 0 है और ये -1 है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना भैया। ठीक, तो ये गलत हो गया। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, इसी तरह नीचे आइए, l बराबर 2 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू -2 से +2 होनी चाहिए, 3 कहां से हो जाएगी? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, चौथा और पांचवा कहां पर है? सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो इसका सेकंड हो जाएगा 113 का। देख लीजिए, बहुत ही फंडामेंटल सवाल था, आप इसको देख सकते हो, बहुत ही आसान सवाल था जिसको मैं आपसे बता रहा हूं। तो दूसरा इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, एज पर डी ब्रोगली फार्मूला ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल हैव द वेवलेंथ। सेंटीमीटर में दे रहा है, सीजीएस यूनिट का आपको ख्याल रखना है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, अगर हम यहां से लेमडा बराबर h/mv रख दें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। वो एमकेएस सिस्टम है, अपने को सीजीएस निकालना है, तो 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड होगी। ERG अर्ग में जाएंगे ना। m कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। v कितना दिया है? 100, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 6.6 इंटू 10⁻31 हो जाएगा यहां पर सेंटीमीटर। देख सकते हैं वेवलेंथ की वैल्यू किसमें आ रही है? थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आ रही है। 114 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 115 की बात करते हैं। कहते हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। इसके बाद कह रहा है काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, जबकि जो रेडिएशन है उसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, म्यू माइनस म्यू नॉट, जिसमें म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वैल्यू रख देते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34। म्यू की वैल्यू कितनी है? 10⁻15 है, -7 इंटू 10⁻15 है, तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना। 10⁻14 कॉमन अगर हम ले लें यहां से, तो ये हो जाएगा 10-7। ठीक, तो ये हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻14 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 19.8।
इंटू 10⁻⁻20 बराबर 1.98 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे हिसाब से पहला आंसर जो है वो मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 115 में। पहला आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही सिंपल सवाल हैं सारे के सारे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विविध भारती वाला सवाल नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ईएम रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो हम लोग सब जानते हैं V बराबर एन लेमडा, जहां पे V वेलोसिटी ऑफ लाइट है, N फ्रीक्वेंसी है। आप इसको म्यू भी ले सकते हो, F भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप एक काम करो, इसको जो है F ले लो। अब आपसे कहे क्या रहा है, आपसे वेवलेंथ कह रहा है, तो V बन जाएगा C, तो C बाई F हो जाएगा। अब ये जो है C कितना है, 3 इंटू 10⁸ होता है बेटा, अपॉन F कितना दिया हुआ है 1368 किलो है, तो 10⁻³ हो गया, है ना। तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1368 बराबर 3 लाख अपॉन 1368। तो 3 लाख अपॉन 1368 जब हम करते हैं तो आपके सामने आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 लाख, जस्ट अ मिनट, 3 लाख डिवाइडेड बाई 1368 तो ये 219.29 मीटर आ रहा है ना। तो सबसे करीब आंसर देखिए क्या है बेटा, सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 116 में। आप अगर देखते हो, ठीक है ना, 116 में हम सेकंड ऑप्शन के साथ जो है वो चले जाएंगे। चलिए ठीक है, सेकंड ऑप्शन 116 का। 117 की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, E बराबर HF। तो HF हमें यहां पे निकालना है, तो F कितना है 5 इंटू 10⁻14, 33 इंटू 10⁻⁻20, 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब एक मोल के लिए कह रहा है, तो एक के लिए इतना है, तो एक मोल में कितने एंटिटीज होती हैं, Na। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल, तो Na से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 3.3 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर यहां पे आप ध्यान देते हो तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं और ये सॉल्व होके आता है 19.8 इंटू 10⁻4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 198 दशमलव समथिंग इंटू 10⁻3, मतलब 198 किलो जूल के आसपास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर। 198 के 198 दशमलव कुछ आंसर आएगा, तो सबसे जो पॉसिबल नियरेस्ट आंसर आ रहा है वो पहले में आ रहा है 117 में। हमने जो है सीधे 6 लिया है, 6 से मल्टीप्लाई करा है, अप्रॉक्स आंसर निकाला है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू दूर दूर थी तो हमें एग्जैक्ट की आवश्यकता नहीं थी यहां पर। चलिए, तो इस तरह से 117 का जो है वो पहला सवाल हो गया, 116 का दूसरा था, 117 हो गया। 118 में चलते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम 0.05 मोल पर लीटर NaOH सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ, आपको इतना दिया है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पूछी है। तो देखिए हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो R बराबर रो L बाई A होता है। तो यहां से रो की वैल्यू RA अपॉन L होती है। तो अब A हमें निकालना है, तो A कैसे निकालेंगे, पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो 0.5 का स्क्वायर बराबर, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आती है
वो 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। ठीक, अब इसको यहां पे अपने को रख देना है। आइए देखते हैं। चलिए, आर की वैल्यू कितनी दी है? ये 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू ए 0.785 अपॉन, यहां पर अगर हम देखेंगे L 50 सेंटीमीटर है, तो यहां से रेजिस्टिविटी हम लोग निकाल लेंगे। कैलकुलेशन है सवाल में, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था जो यहां पर आपके लिए कठिन हो, बहुत ही सिंपल सवाल था। अब रो सॉल्व करने पे 87.1 आता है, रो आता है 87.1, ठीक है, ओम सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, जो कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स होगा किसका? रेजिस्टिविटी का। तो ये जो कंडक्टिविटी है ये 1/रो हो जाएगी, तो 1/87.1, तो ये जो है सॉल्व होके 0.011 आ जाती है। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए कौन सा आंसर आपको मैच हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे 118 में, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक, तो 118 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे चलेंगे 119 में। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज for 10 minutes with a current of 3 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? फैराडे लॉ का एक्सप्रेशन है m बराबर ZIT लगाइए, Z बराबर E/F लगाइए, I इंटू T लगाइए। मॉलिक्यूलर मास कॉपर के लिए 63.5 होता है। तो अब यहां पे देखो क्या है, कॉपर सल्फेट है तो Cu2+ है, तो वैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर, तो 63/2 31.75 आएगा। तो यहां से अपने को मास निकालना था ना, हम तो निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से E है 31.78, I कितना है 3 है, और T कितना है 10 मिनट है, और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और अपॉन में 96,500 ले लिया। ठीक है ना, तो अब जब इसको देखते हो तो हम कहते हैं 31.75 इंटू 1800 अपॉन 96,500। देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? किसी को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये आता है 57,150 अपॉन 96,500, तो सॉल्व होने पर यह आता है 0.592 ग्राम, 0.592 ग्राम। ठीक है ना, 0.592 ग्राम। तो अब यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं भैया, तो एक 0.58 दिया हुआ है, एक 0.60 दिया हुआ है। इत्तेफाक की बात है, अगर 96,487 रखते हैं तब भी शुरुआत की 2 डिजिट सेम मिलती हैं, शुरुआत की 2 डिजिट सेम मिल रही हैं। तो अब हमने क्या किया, इसमें जरा समझिएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको ले लीजिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको ले लीजिए, तो इतना अप्रॉक्स वैल्यू आसपास नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और इसलिए यहां पे पहला और तीसरा दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे। और अगर आपने पहला किया है तो भी आपको मार्क्स मिल रहा है, और तीसरा किया है तो भी आपको मार्क्स मिल रहा है। तो यहां पर जो है 1,3 के साथ जाएंगे हम लोग, आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना, देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वैल्यू ही ऐसी थी कि हमें दोनों के साथ जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए 120 की बात कर रहा है आपसे। स्टैंडर्ड 120 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, आपको दिए हुए हैं। तो आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग ऑर्डर पूछा है। तो ये कई बार हमने आपसे बताया है इस तरह के सवाल कि जो निगेटिव एसआरपी जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा रिड्यूसर होता है, उतना अच्छा रिड्यूसर होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू देखो कौन सी है, सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू अगर कोई है तो ये वाली है। तीसरे नंबर पे कौन है, के, प्लस से के का रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पे रिड्यूसिंग पावर का पूछा है, तो के प्लस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना, तो के क्या हुआ, वो रिड्यूसर का काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा होगा के। इसके बाद आइए फिर निगेटिव वैल्यू कौन सी है, फिर सबसे पहली वाली Al3+ होगा कि Al होगा, है ना।
तो फिर Al हो गया। इसके बाद क्या होगा अगर आप देखते हो, फिर इसके बाद निगेटिव वाली कौन सी है, लास्ट वाली कौन सी है, तो यहां पे Cr हो जाएगा। और फिर आखिरी में तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू दी है Ag की, KAlCrAg, KAlCrAg। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, कई बार हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121, द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाई। तो देखिए ये जो है डेल्टा G और डेल्टा H का रेशियो जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है और इसमें जो है यही निकल के आ जाता है। ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज का रेशियो है जो एफिशिएंसी बताने का काम करता है। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। डेल्टा G पे सवाल आते हैं, डेल्टा G पे बेस फॉर्मूले हैं, तो इनको भी हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 122 की बात करेंगे। कह रहा है इतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कॉपर सल्फेट के, देन द वेट ऑफ इतना। तो जैसे ही फैराडे देता है, तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि फैराडे के लिए एक एक्सप्रेशन याद कर लीजिए कि नंबर ऑफ फैराडे बराबर मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है ना, नंबर ऑफ फैराडे कितना है 0.04 बराबर मोल और वैलेंस फैक्टर कितना है, Ca से Ca2 प्लस जाने में 2, तो मोल हो गया 2, मोल इंटू 2 हो गया। अब यहां पर अगर मैं मोल निकालता हूं तो 0.04 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.02 मोल आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मोल आ गया। अब हम जानते हैं मास हमें निकालना है, तो मास बराबर मोल इंटू MW, तो 0.02 इंटू 40, 0.8 ग्राम के साथ हम लोग आगे चले जाएंगे। देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 122 में फोर्थ ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा 122 में। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के लिए आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखिए जो रिएक्शन ओवरऑल है वो है Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। तो जिंक का ऑक्सीडेशन और Cu2 प्लस जो है वो उसका रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, गलत बात दिया है, अपोजिट दिया है, जिंक से कॉपर जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी गलत दिया है, कॉपर टू जिंक जाता है। कैटायंस मूव्स टूवर्ड द कॉपर इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है, उसी का रिडक्शन होता है। जो Cu2 प्लस है वो फर्दर जाता है Cu में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कैटायंस मूव टूवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड, गलत बात है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है Zn2 प्लस में। ठीक है, वो एनोड पर। तो ये बात हो गई, थर्ड ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 124 की बात करते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ शेल विल बी निगेटिव। तो हाइड्रोजन सेल के बारे में आपसे जिक्र कर रहा है, तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से होता है। हम जानते हैं E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन N और log ऑफ P ऑफ H2 अपॉन H प्लस की, अब यहां पे देखो स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, यही तो है। अब E0 की वैल्यू इसके लिए 0 होती है, E0 की वैल्यू इसके लिए 0 होती है। तो अब E की वैल्यू कह रहा है निगेटिव हो, इसके लिए क्या करें? तो हमेशा याद रखिए, अगर फॉर E हम चाहते हैं निगेटिव हो तो ये तो 0 हो गया मान लीजिए। अब इसके लिए ये जो log ऑफ P ऑफ H2 बाई H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब वो पॉजिटिव होगा तो ये कोई पॉजिटिव नंबर उससे मल्टीप्लाई होकर निगेटिव हो जाएगा। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए ऑब्वियस सी बात है, P की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो P की वैल्यू ज्यादा कहां है, 2 में है, और इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो कम कहां पर है, एक ही ऑप्शन में। इसमें तो ज्यादा है तो ये तो लेंगे नहीं। तो बेटा सेकेंड ऑप्शन जो है इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए H प्लस से, है ना। तो ये आप देख सकते हो सेकेंड ऑप्शन के साथ हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा रखेंगे तो ही जाके ओवरऑल निगेटिव होगी, नहीं तो अगर हम नीचे वाले की वैल्यू ज्यादा ले लेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा सवाल जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो यहां पे सेकेंड ऑप्शन 124 का जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर क्या कहता है आपसे, कह रहा था हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपसे पूछ रहा है एक्वस सॉल्यूशन
मतलब किसका होगा। तो ये नंबर ऑफ आयन पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है। और नंबर ऑफ आयन जब आएंगे, जब कोई स्पेशल फैक्टर हम इसमें देखेंगे, तो देखो इनका कंसंट्रेशन सबका सेम दिया हुआ है। फ्लोरो एसिटिक एसिड, डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, सारे एसिड हैं। तो नंबर ऑफ आयन हम इन्हें कैसे बनाएंगे, जब वो H+ दे रहा होगा। तो H+ देने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम देखेंगे -I। तो -I देखो, जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ज्यादा H+ देगा। ज्यादा आयन देगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें -I है, इसमें 2 है, तो इसमें -2I है, इसमें तो +I हो जाएगा, इसमें भी -I है। तो -I ज्यादा कहां है, सेकंड वाले में। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको यहां पर जो देखने को मिलेगी वो सेकंड ऑप्शन के लिए मिलेगी। सो दिस इज ऑल हमारी तरफ से 125 तक सवाल। अब इसके आगे का सेशन रिस्पेक्टेड उपेंद्र सर करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी फिर से अगले सेशन में। थैंक यू। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीपीटी टेस्ट 02 का, जिसमें 126 से लेकर के 150 क्वेश्चन की मैं डिस्कस करूंगा, यानी कि 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। और इसके पहले आप लोगों को शिल्पा मैम और स्वप्ने सर ने डिस्कस किया होगा, ठीक ना। तो देखिए 126 की बात करें, इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा रहा। पेपर आप लोग का बहुत ही शानदार था। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, एग्जाम्पल क्वेश्चन थे और हर जगह से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने हुए थे। तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं 126 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मेटल हैविंग नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हेन डिप्ड इन द सॉल्यूशन, तो पूछ रहा है ऑफ इट्स ओन आयन। अगर आयन में डिसोसिएट हो रहा है तो हैज अ टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब देखिए हम जानते हैं कोई मेटल है, अगर इसको हम लोग आयनाइज करेंगे तो यम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिकली क्या होगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होगा आपका। ठीक, और अगर मेटल की बात करेंगे, मेटल कोई राड है तो इस पे क्या होगा आपका, लेकिन निगेटिव, इस पे निगेटिव है, लेकिन जब ये आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रिकली क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिकम इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। आइए बात करते हैं 127 की। देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, मतलब एन की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, 2 हो जा रही है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ क्या, 0.295 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस पूछा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ऑफ द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो देखो भैया हम लोग क्या जानते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग क्या होता है आपका, केसी। और देखिए यहां पे ई नॉट सेल इज इक्वल, ई नॉट सेल वैल्यू लिख दीजिए, कितना दिया है 0.295 इज इक्वल टू यहां पे 0.059 अपॉन 2 लॉग क्या होगा आपका, केसी। 2 से इसे काट दीजिए तो कितना आएगा आपका 0.02, मतलब 2 दूना 4 और 1 बचा 2 दूना 18, 0.029 इतनी वैल्यू हमारी आ गई। अब हम लोग क्या करें, यहां पे लॉग केसी, तो लॉग केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.295 अपॉन 0.029। तो देखो यहां पे काट दीजिए इसको। अब यार इसको हम कर मान लीजिए, हम लोग क्या मान लें, हम लोग यहां पे देखिए तो यहां पे होगा देखो 2, तो 2 आपका हो जाएगा, तो 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा आपका बताइए। यहां पे अगर इसको हम 3 मान लें तो 3 9 27, 2.93 मान लें हम लोग, तो 3 9 27 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बचा आपका, 3 छक्का होगा आपका 27 और 2 और 5, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 3 छक्का 3 से 3 9.8 आ जाएगा। केसी की वैल्यू, केसी की वैल्यू 9.8 आ गया। हमको क्या निकालना है, केसी। तो जब केसी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग लेंगे
और जब एंटी लॉग लेते हैं तो पॉइंट की जो पहले वैल्यू आई थी, देखो यहाँ पे क्या 9.8 को लगभग हम क्या मान लें, 10 मान लें, 10 हमने मान लिया, तो यहाँ पे 10.00 कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो पॉइंट के पहले क्या हुआ, 10 की पावर में चली जाएगी, तो 10 टू द पावर क्या होगा, 10 हो जाएगा। और यहां log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 1 हो जाएगा आपका, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 10, यही आपका क्या होगा, 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां बात करते हम लोग हैं 128 का। देखो क्या लिखा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज मीन्स क्या होता है, ग्रुप या समूह होता है। मीन्स आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन के ग्रुप के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। इसका मतलब देखेंगे चारों ऑप्शन में किसके इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देखिए क्या होगा, अब इसको कैसे देखें, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 से 14 मीन्स क्या होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। 6 और 7 13 और एक निगेटिव चार्ज है, मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ देखिए 8 7 15 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ क्या होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 6 दूना 12 और 2 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसमें सभी में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं सर। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 8 6 14 15, यहाँ 15 हो गया। यहाँ देखो 7 और 6 13 हो जाएगा, गलत हो गया। यहाँ देखो 7 6 13, यहाँ देखो 6 और 6 12, देखो गलत हो गया। यहाँ देखो 8 6 14, 7 और 6 7 6 13, 7 3 10 3 13 हो गया, तो गलत हो गया। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 129 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड है। तो आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, मतलब क्लोजेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है नैनोमीटर में। आप देख लिखा है आप एक क्वांटम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर 15। तो भैया यहां पे जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बाई लेमडा होता है। और यहां क्या पूछा है आपसे, फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू क्या, न्यू को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, C बाई क्या हो जाएगा आपका लेमडा हो जाएगा। C की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया है 17। और लेमडा तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कितना दिया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका लेमडा, लेकिन लेमडा आपसे पूछ रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू कर दें। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और फ्रीक्वेंसी देखो न्यू की वैल्यू आपसे दिया हुआ है, कितना दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ हमको लेमडा की वैल्यू निकालना है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 17 अपान 6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 15। तो देखो भैया 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे काट देंगे तो कितना आएगा आपका 100 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा आपका 50। किसमें निकालना है, नैनोमीटर में। तो क्या होगा 50 नैनोमीटर आपका, देख सकते हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 130 की, बात करेंगे 130 का। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम will give rise to the least energetic proton। ठीक, least energetic proton का मतलब सबसे कम प्रोटॉन किसमें क्या least राइज होगा आपका। तो यहां पे जो हम लोग उसकी फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे किसके लिए, बोहर्स थ्योरी के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू डायरेक्टिव प्रभाव क्या होगा आपका 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 का स्क्वायर होता है। और यहां पे जो N2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए N1 से। तो जब यहां पे हम लोग निकालेंगे N2 की वैल्यू ज्यादा हो किससे, N1 से, तो यहां पे देखो यहाँ पे 6 और 1, यहां पे जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ आपका है N की वैल्यू 6 है और यहाँ पे N की वैल्यू 5 है। जो क्लोजेस्ट वैल्यू, पहले यहाँ पे N की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए
और यहाँ पे N2 वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका सब में कम है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोजेस्ट वैल्यू यहीं पे दिख रहा है आपका। कैसे, N यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, तो यही क्या होगा, लीस्ट इनर्जेटिक फोटॉन की आपका क्या करेगा, आपका यही आपका देगा, आपका गिव राइज हो जाएगा आपका। ठीक है ना, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं 131 का। क्या पूछा गया, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर दैट। हीलियम किसके एक्सपेक्टेड सिमिलर होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। तो इसमें देखना है किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो यहाँ पे तो कितना होगा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ कितना होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। सोडियम का क्या होगा आपका 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हीलियम प्लस की बात करेंगे तो कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सिमिलर किसके होगा आपका, लिथियम प्लस के हो जाएगा आपका। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं 132 का। तो भैया देखो 132 की बात करेंगे, क्या लिखा हुआ है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। इसका मतलब क्या बोलते हैं, पोजीशन और मोमेंटम अगर इक्वल कर देंगे तो पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है भैया। लेकिन यहां क्या दिया, पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों सेम कर दिया। इसका मतलब डेल्टा पी इसको ही मान ले, और ये तो डेल्टा पी आपका है ये है। ठीक, यहां पे क्या होगा, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई ले लीजिए भैया। यहां क्या होगा आपका डेल्टा पी, हम जानते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, यम इंटू डेल्टा वी होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यम इंटू डेल्टा वी का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। ठीक, देखो भैया एच अपॉन 4 पाई होगा आपका। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख दे, एच अपॉन 4 पाई हो गया भैया। अब हमको क्या डेल्टा वी वेलोसिटी निकालना है, तो डेल्टा वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहां पे एच अपॉन 4 पाई इंटू एम का क्या होगा स्क्वायर। और जब डेल्टा वी हम लोग लिखेंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एम रूट में एच अपॉन पाई हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 2 एम एच अपॉन पाई, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है आपका, सब सेल ऑफ एटम गवर्न बाई। याद रखिएगा, अगर सेल की बात करें, सब सेल की बात करें, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, तो सेल क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या होता है, सेल के बारे में बात करेंगे। सब सेल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब सेल। ठीक भैया, और यहां बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम ऑर्बिटल, यहां क्या होगा इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो भैया क्या होगा, आपको पूछा सब सेल, तो क्या होगा आपका, यहां देखिए सब सेल की बात करेंगे तो यही तो हो रहा हमारा। ठीक है ना, तो यही क्या होगा आपका, यहां पे जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए भैया आगे बात करते हैं हम लोग हैं, आइए 134 देखिए क्या लिखा, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके नीट एग्जाम पूछा था, ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, तो ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम सबको लिख लेते हैं। देखिए यहां बात करेंगे, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो किसके लिए ओरिएंटेशन देता है, तो बोलेंगे हम लोग क्या, साइज एंड एनर्जी ऑफ द, क्या होगा आपका, साइज एंड एनर्जी ऑफ द सेल। ठीक, यहां क्या होगा, शेप एंड एनर्जी ऑफ द सेल, शेप एंड एनर्जी ऑफ द
क्या होगा आपका सेल, सब सेल, हाँ ठीक। और यहां पे देखिए ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या होगा आपका ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहां भैया क्या होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बता सकते हैं आप, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे सर, तो यही क्या होगा आपका ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 135। देखिए क्या पूछा गया, विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। तो अगर सर आपसे हाईएस्ट एनर्जी के बारे में पूछेगा तो यहां पे हमको जानने की जरूरत यह है कि बात करेंगे हाईएस्ट एनर्जी। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका N प्लस L, क्या होता है आपका वैल्यू होता है। ठीक, अब अगर हम लोग यही बात करेंगे कि अगर N प्लस L की वैल्यू सेम हो जाए, हम ऐसे बोल दें वेन N प्लस L वैल्यू क्या हो जाए आपका सेम हो जाए, तब हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लागू करेंगे, फिर आपका हमारा सेकेंड ए लागू होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं पहले वाले को। तो देखिए यहाँ पे N प्लस L वैल्यू ही है, 3 2 कितना हो जाएगा 5, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 0 5 हो जाएगा। तो देखो भैया सेकेंड इज क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सर आइए बात करते हैं 36 का। देखिए क्या पूछा गया है, इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो भैया नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। ये किसके लिए होता है, हुंड्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे भैया हम लोग, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं, किसने दिया था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आइए बात करते हैं 137। देखिए क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन N+2 के लिए क्या होगा आपका। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 होता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 एंड क्या होगा आपका 2p3 हो जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन पे प्लस का 2 चार्ज आ जाए, इसका मतलब क्या 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा आपका 2p1 हो जाएगा। तो पूछ रहा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यहाँ पे देखो भैया, यहां पर बात करेंगे हम लोग तो p सब सेल में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं 1। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर, मींस फर्स्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 137 का क्या होगा आपका थर्ड। ठीक है भैया, आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोग हैं 138 का। देखो क्या दिया हुआ है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी मूविंग पार्टिकल इज 0 है, क्या है पोजीशन बोला गया है मूविंग पार्टिकल की 0 है, देन फाइंड आउट डेल्टा पी पूछ रहा है। तो देखो भैया हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई हो जाएगा भैया। और अगर पूछ यहाँ पे इसका पोजीशन 0 दिया है, 0 इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई हो जाएगा। डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई इंटू 0, तो 0/1 क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा आपका इनफाइनाइट, मिला सकते हैं आप। यही एक आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए भैया आइए बात करते हैं 139 का। द क्वांटम नंबर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है।
ऑफ Fe आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर दिया है 26, वुड बी। तो देखिए भैया, अगर आयरन के एटॉमिक नंबर की बात करें हम लोग, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन का 18, 4s2 3d6। तो देखो भैया 20 इलेक्ट्रॉन की बात, 18 तो यहां पे हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, और यहां बात करेंगे 20, 19 और 20, तो 20 वाले की बात करेंगे तो इसी में तो है 20 वाला इलेक्ट्रॉन। तो जब 20 वाला इलेक्ट्रॉन इसमें है तो यहां पूछा जाएगा क्या, अगर n की वैल्यू 4 है और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। अगर l की वैल्यू 0 होगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। और यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 1/2। 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पे l की वैल्यू 4, ऐसा पूरा देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। आइए बात करते हैं 140, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन H सब सेल की बात किया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग भैया? H सब सेल की। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग हैं? जानते हम लोग हैं कि S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, G सब सेल एंड H सब सेल की बात करें। किसकी बात करें हम लोग? सब सेल की बात करते हैं भैया। तो यहां पे S के लिए कितना होता है बताओ? S सब सेल के लिए बताओ कितना होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक ही होते भैया। यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा यहां पे? यहां पे इसके लिए 1, इसके लिए कितना होगा? 3, इसके लिए कितना हो जाएगा? 5, इसके लिए कितना हो जाएगा? 7, इसके लिए कितना होता है? 9, और इसके लिए कितना होता है? 11। तो क्या पूछा गया है आपसे H सब सेल के लिए? तो भैया क्या बताएंगे आप? 11। तो देख सकते हैं फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय फिनॉल। फिनॉल के द्वारा कौन टेस्ट नहीं देता है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट, कार्बिलेमिन टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, ऐसा लिटमस टेस्ट एंड क्या बोलेंगे लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। बताइए फिनॉल के लिए कौन इसमें टेस्ट नहीं देगा? जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, बताइए भैया। याद रखिएगा अगर हम लोग यहीं पे बात करें कि अगर हम लोग यहीं पे बात करेंगे एनिलीन का, यहां पर NH2 को अगर हम लोग यहां पे क्या करेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH या KOH कुछ भी ले लीजिए, एक्वस NaOH या KOH ले लेंगे तो यहां पे जो हमारा क्या होगा आपका प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा आइसोसाइनाइड टेस्ट बनेगा NC। और यही NC क्या होता है? बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं? फिनाइल आइसोसाइनेट। और यही क्या होता है? बैड स्मेलिंग कंपाउंड देता है। और यहां पे जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा CCl2 बनता है और CCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। और डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है? लुईस एसिड होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। तो बताओ किसके लिए होगा आपका यहाँ पे? कार्बिल एमीन टेस्ट हो जाएगा। क्या होगा भैया बताओ? कार्बिल एमीन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 142 सोडियम नाइट्रोक्साइड Na2FeCN5NO इज यूज्ड फॉर एन रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ। किसके लिए होता है भैया? देखो यहां पे दिया हुआ है, अब ये किसके लिए होगा जल्दी बताइए आप लोग, किसके लिए होता है बताइए भैया? सल्फर जिसको बोलते हैं सल्फाइड, क्या होता है? यस पे माइनस का 2 सल्फाइड आयन के लिए होता है। और एंड कंपाउंड फॉर्म क्या बनता है? यहां जो बनेगा वो बनेगा Na4FeCN5NOS बनता है, ठीक।
तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे Na2 दिया हुआ है, यहाँ पे Na4 दिया हुआ है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका Na4 FeCN5 NOS। यहाँ पे 5 है भैया, 6 नहीं है, याद रखिएगा आप लोग, 5 है, ठीक है ना। चलिए हाँ भैया बात करें हम लोग 143। देखो क्या दिया, इन ल्यूकास टेस्ट द एल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, एल्कोहल क्या इमीडिएटली एंड गिव लिखा हुआ अनसोल्यूबल क्लोराइड द एल्कोहल इज। तो याद रखिएगा अगर हम लोग ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं तो 3 डिग्री एमीन बहुत तेजी के साथ रिएक्शन देता है, 2 डिग्री 5 से 60 मिनट लगता है और 1 डिग्री में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं। तो यहां पूछा क्या इमीडिएटली बहुत तुरंत कौन देगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल देगा, और 3 डिग्री एल्कोहल हमारा क्या होता है, यही आपका है, देख लीजिए क्या होगा आपका, यही हमारा 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका OH, तो यही क्या होगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, चलो भैया आइए बात करते हैं 144 का। देखो क्या दिया हुआ, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा, तो बताओ भैया कौन देगा, एल्डिहाइड, एसीटोन, 2-ब्यूटेनॉन और बेंजोफिनोन। तो बताओ यहाँ पे कौन देगा भैया, बताओ भैया, एल्डिहाइड देता है। याद रखिए सिल्वर मिरर टेस्ट की बात करेंगे तो कौन देता है आपका, यही हमारा ब्लैक प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड देता है। कौन देगा आपका, एल्डिहाइड, ठीक है ना। चलिए 145 की बात करें तो क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, C6H5SO2Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एरिफैटिक एंड एरोमेटिक के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन टर्सरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पूछा है डज नॉट रिएक्ट, तो टर्सरी एलिफैटिक या एरोमेटिक की बात करेंगे तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, तो क्या हुआ 145 का आपका हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया 146 की बात करते हैं। सर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, assertion aldehyde and ketone are distinguished based on the test using mild oxidizing agent like Tollens reagent and Fehling reagent, Benedict reagent के लिए होता है, एकदम सही है। एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे तो एकदम आपका सही है। द टेस्ट गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए 2,4-DNP टेस्ट होता है, 2,4-डाइमिथाइल क्या बोलेंगे, 2,4-DNP दोनों के लिए होता है। लेकिन यहां पे बात करें हो, यहाँ पे क्या अलग अलग टेस्ट है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए दे रहा है। तो 2,4-DNP, ठीक ना, डाइनाइट्रोफिनाइल बोलते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों बातें तो सही है लेकिन ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आपका टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट एंड बेंडिक रिएजेंट। यहां बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन को, देखो पूछा गया है गिवन बाय 2-DNP टेस्ट, तो ये दूसरी चीज है। बात समझ में आ गया। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो जब ये हम लोग दोनों बातें तो आपकी एकदम सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, दोनों बातें अलग अलग है। तो क्या होगा आपका, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ assertion, ठीक है ना। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। आइए बात करते हैं 147। जो का दिया हुआ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन। The sodium extract for the compound is first heated with few drops of concentrated nitric acid, and when AgNO3 is added to give white precipitate मिल रहा है, ठीक है, AgCl का, बहुत अच्छी बात है। पूछ रहा है द डाइजेशन विच HNO3 क्या बोलते हैं। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, बोलेंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जब काम करता है तो पूछ रहा है द एडिशन ऑफ AgNO3 ए सिल्वर नाइट्रेट इज टू बी प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ NO2, क्रिएट द कॉमन आयन इफेक्ट, कन्वर्ट C, अगर यहाँ पे C मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कन्वर्ट CN- एंड S- टू वोलाटाइल किसमें,
HCl में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम सही बात है, मतलब Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl में। एंड H माइनस किस में कन्वर्ट होगा? आपका H2S में। और एल्स दे विल, क्या लिखा हुआ है? इंटरफेस विथ द टेस्ट फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट ऑफ AgCN और Ag2S। सिल्वर सल्फाइड के लिए या सिल्वर साइनाइड के लिए प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग होते हैं। तो आपका एकदम आपका यही आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? आपका सही है। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? यहां पर जो क्या होगा? आपका नाइट्रोजन Cn माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे S माइनस 2 में। तो दोनों किस में हो जाएंगे? आपका HCl में और H2S में। ठीक है ना? चलिए आइए बात करते हैं 148। तो क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एंड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करने हम लोग जा रहे हैं। तो अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? यहां पे जब हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो अगर हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और हम लोग किसके साथ क्या करें? देखिए लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेट CO2 फ्रॉम NaHCO3 से। देखो इसका मतलब क्या कि RCOOH बस या CH3COH कुछ भी ले लीजिए। RCOOH को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका RCOONA बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एच के साथ निकल गया तो क्या बन जाएगा? यहाँ से CO2 और प्लस क्या बन जाएगा? आपका H2O। तो देखो यहाँ CO2 हमारी गैस निकल रही है। तो देखो क्या पूछ रहा है? कार्बोक्सिलिक लिबरेट CO2 गैस फ्रॉम द NaHCO3। लिखा हुआ है दे प्रोड्यूस फ्रूटी स्मेल एस्टर व्हेन, पूछा गया है ट्रीटेड विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या? जब एस्टर को एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फ्रूटी स्मेल मिलता है, एकदम फ्रूटी स्मेल मिलता है। क्या देखो एल्कोहल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बोला? एस्टर बनता है और एस्टर का जो स्मेल होता है कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल होता है, अच्छा स्मेल होता है। तो यहां पर बात करेंगे 148 का, तो आपका दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है ना? चल हाँ भैया, पूछा गया बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 2,4-DNP टॉलेंस रिएजेंट। तो बताइए कौन सा होगा आपका? बताइए। यहां बात करेंगे हम लोग तो देखो टॉलेंस जो रिएजेंट होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अब यहाँ पे बेंजल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा? आपका एसिड में। बेंजल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा? आपका एसिड में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एसीटोन किसमें चेंज हो जाएगा? बताइए आपका किसमें? बेंजोइक एसिड में। लेकिन यहां पर पूछा गया आपसे कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, तो आपका क्या होगा? टॉलेंस रिएजेंट जो किसकी तरह बिहेव करता है? टॉलेंस रिएजेंट आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है भैया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और जब बिहेव करेंगे तो यही आपका क्या होगा? आपका फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं किसका? 150 का। व्हेन ए कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ AgNO3 द सोल्यूशन एक्वायर ब्लू कलर। ब्लू कलर का देता है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cu+2 ion Cu+1 ion solution complex soluble complex for copper with AgNO3 silver nitrate Cu-1 ion by the production of Cu। इसका मतलब क्या होगा? यहां पे जब हम लोग समझेंगे तो यहां पे E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पे Ag+Ag की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? किससे भैया बताओ? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किससे? Cu+2 Cu से। इसका मतलब क्या होगा? यहां पे जो Cu क्या होगा? इज ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें? Cu2 ऑक्सीडाइज किसमें होगा? आपका किसमें? Cu+2 में। इसका मतलब Cu इज ऑक्सीडाइज्ड किसमें भैया? Cu+2 में।
तो देख सकते हैं आप, किसने क्या दिया आपका Cu+2 आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तभी आपका क्या देगा, आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन दे देगा। ठीक है ना। तो ये रहे हमारे 126 से लेकर के 150 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किए। तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं भैया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।